बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज टॉप स्टोरी में हम सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे कि सियासी सूरत हाल है क्या। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल खासी खराब है, काफी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ऑपोजिशन जमातों में भी और हुकूमती जमातों में भी। अब बात हम अगर करें आज की सारा दिन की सूरत हाल की, तो सबसे पहले किसान के जो स्ट्राइक थी, जो एहतजाज कर रहे थे, उनके मुज़ाकरात हुकूमत से नाकाम हो चुके हैं। अभी तक वो सड़कों पर मौजूद हैं, ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर है। ये सूरत हाल आज रही कि लाहौर की सड़कों पर आवाम ख्वार होती रही, दूसरी जानिब किसान सड़कों पर आ गए हैं अपने मुतालबात लिए हुए, और हुकूमत उनसे अभी भी कोई मुज़ाकरात करने में कामयाब नहीं हुई है। दूसरा, कल भी हमने बात की थी फयाजुल हसन चौहान, जिनसे उनकी वजारत वापस ले ली गई है और अब वजीर कॉलोनीज के साथ अब उनको वजारत जेल खाना जात भी, और उन्होंने ये वजारत संभालते ही सबसे पहले तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल में सहूलियात दी जा रही थी, उनके बारे में दरियाफ्त कर दिया। ये कहा जी हमने VIP कल्चर को जेल से खत्म करना है। दूसरी जानिब 13 दिसंबर को नून लीग मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा करने जा रही है। नून लीग नहीं, PDM जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो करने जा रही है एक जलसा बहुत बड़ा, और ये कहा जा रहा है कि ये एक रेफरेंडम होगा और इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। इस जलसे के हवाले से कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने नाज़रीन को मैं बताऊंगी कि हमारा गर्दिशी कर्जा, क्योंकि हम आए रोज खबरों में ये सुनते हैं कि पाकिस्तान कर्जों में डूबता जा रहा है, हमारा गर्दिशी कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक तकरीबन 2300 अरब रुपए है। वजीर आजम इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि हमारा गर्दिशी कर्जा 2300 अरब है, और तकरीबन मौजूदा दौर में 1139 अरब इजाफा हुआ है हमारे गर्दिशी कर्जे में। अब मैं थोड़ा सा आपको गर्दिशी कर्जा समझा दूं कि सर्कुलर डेट होता क्या है। बतौर एंकर मेरा फर्ज है, क्योंकि हम आए रोज सुनते तो हैं कि गर्दिशी कर्जे में इजाफा होता जा रहा है, गर्दिशी कर्जे में इजाफा होता जा रहा है। अब ये गर्दिशी कर्जा है क्या? तो मैं जहां पर मौजूद हूं लाहौर स्टूडियोज में, और यहाँ पर बिजली मौजूद है, आप लोग जहां पर मौजूद है घर में वहां पर भी बिजली मौजूद है। अब ये बिजली आती है हमें ब्लेस्को की तरफ से आती है, हमें वापडा की तरफ से आती है, और ये बिजली आगे डिस्ट्रीब्यूट लाइंस के जरिए घरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिस में दे दी जाती है। अब जो बिजली बनाने में तेल लगता है उसको इंपोर्ट किया जाता है। PSO ये इंपोर्ट करता है बाहर से तेल और यहाँ पर बिजली घरों को देता है। तो बिजली घर वो तेल की मद में पैसे जो आगे बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे जो बिल इकट्ठे होते हैं वो PSO को दिए जाते हैं, और PSO आगे उनके बिहाफ पे तेल खरीदता है। अब हमारे यहाँ पर बिजली चोर भी मौजूद है, बिजली की चोरी भी की जाती है, और जो बिजली के बिल हैं वो भी पूरे अदा नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो इदारा है बिजली का, वो उस तरह से उतनी मद में जो जितने अखराजात हैं उतना वो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकता। फिर वो उधार तेल लेता है PSO से, PSO आगे उधार तेल लेती है जो बाहर से ऑयल कंपनीज हैं उनसे। तो इस तरह एक से उधार लिया, दूसरे ने दूसरे से उधार लिया, तीसरे ने, और ये उधार का सिलसिला चलता जाता है। इसको बेसिकली गर्दिशी कर्जा कहते हैं कि हम कर्ज लेते हैं, उधार पे तेल लेते हैं, उधार पे बिजली लेते हैं, और उसके बाद हम उनको प्रॉपर तरीके से अदा नहीं कर सकते। और इस वक्त जो उधार का सिलसिला चल रहा है, तो वो उधार का अगर कर्जे की मैं बात करूं तो तकरीबन 2300 अरब इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी कौम मकरूज है इस गर्दिशी कर्जे की मद में। ये तो बात होगी गर्दिशी कर्जे की। महंगाई की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। महंगाई सबके सामने है, जो कुछ आज किया जा रहा है। दूसरी जानिब आज खान साहब ने ऐलान बड़ा ये किया है कि जो छोटे सनतकार हैं उनको सस्ती बिजली फराहम की जाएगी, तकरीबन 50% सस्ती बिजली दी जाएगी, जो कि नवंबर 2019 के रेट हैं उससे भी 50% सस्ती दी जाएगी। अब ये सूरत हाल है। आज की हमारी जितनी भी टॉप स्टोरीज थी जिनको हमने डिस्कस करना था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरे साथ उस्मान सईद बसर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वहीद आलम साहब हैं PMLN के रहनुमा हैं, इसके अलावा अयाज अमीर साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं उस्मान सईद बसर साहब आपकी जानिब आती हूँ। जो बड़ा ऐलान किया गया है खान साहब की जानिब से कि सस्ती बिजली किसान को फराहम की जाएगी, सनतकारों को फराहम की जाएगी, पहले आप कुछ बता दीजिए, फिर मैं अपना सवाल पुट ऑन करती हूँ। कितना खुशाइंद है, किस तरह सराहते हैं आप उनके इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आज जो ऐलान किया गया है, ये जो एक पीछे तवातर से पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक बड़ी हलचल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी सरगर्मियां जो है वो तेजी से बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जिसके इंडिकेटर्स में आप देखिए कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। आपका सीमेंट पाकिस्तान का ऑल टाइम हाई कंजम्पशन के अंदर जा रहा है, स्टॉक होल्डिंग में नहीं जा रहा। आपकी स्टील की सेल जिसको आप सरिया कहते हैं वो ऑल टाइम हाई है। आपका जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बूम आ रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, बिलखुसूस जो आपकी कॉटन रेडीमेड एक्सपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर आपकी कॉटन की अशिया, जिसमें बेड शीट्स, दूसरी चीजें शामिल हैं, उनके ऑर्डर्स इतने ज्यादा हमारे मैन्युफैक्चरर के पास आ चुके हैं कि जो पाकिस्तान की अगेन एक दोबारा से तारीख साज किस्म की चीज है।
अभी जो फैसला किया गया है, और ये आप याद रखिए कि जब सब बातें जो बजट के अंदर बेहतरी के इशारे हैं, जिसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो प्लस के अंदर पाकिस्तान की तारीख में बड़े लंबे दहाइयों के बाद आया है। ये कोविड एक बार दुनिया में चल रहा है, जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो एक वर्लपूल में फंसी हुई है, गिरदाब में फंसी हुई है। लेकिन पाकिस्तान अल्लाह के फजल से, सबसे पहले तमाम कर्म और फजल मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, और वजीर आज़म पाकिस्तान की मुआशी टीम की जो दिन रात की मेहनत है और इखलास से की गई मेहनत है, उसकी वजह से आप देखिए कि हमारी जो मुश्किल है। उस्मान, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, ठीक है, अब इशारे पॉजिटिव हैं, लेकिन जो मेरा महदूद सा इल्म है उसके मुताबिक हमारे पावर सेक्टर को कंट्रोल करता है IMF, और IMF की शराइत के मुताबिक बिजली के बिलों में इजाफा भी किया जाता है, बिजली की कीमतों को, ऑयल की कीमतों को, गैस की कीमतों को कम भी किया जाता है, और इस वक्त IMF ने भी तकरीबन 1 अरब जो है उसमें कमी का ऐलान कर दिया है। IMF अगर आपकी बिजली की कीमतों को कंट्रोल करता है, IMF की शराइत के अकॉर्डिंग आप बिजली की कीमतें और सस्ती सब्सिडी वगैरह नहीं दे सकते, तो आपने, इमरान खान साहब ने बहुत जल्दी ऐलान नहीं कर दिया? IMF को तो कोई मुज़ाकरात हुए ही नहीं, ऐलान तो कर दिया गया है। देखिए, मेरे ख्याल में आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की उस ज़बूं हाल मुईशत की बहाली के जो 1000 माइल सफर है उसके आज एक संगे मील है उसके ऊपर। लेकिन वो संगे मील अगर अवाम को मिले ही 1 साल के बाद इसका रिलीफ, क्योंकि आप डायरेक्टली IMF को रिपोर्ट करेंगे। देखिए, अगर आप समझती हैं कि मुईशत जो है इसका एक बड़ा जो एक व्हील है, वो एक रात के अंदर तो दुनिया के अंदर मुईशत ना उठती है ना डूबती है। आप देखिए, नवाज शरीफ और उनके खानदान ने इस मुल्क को तवातर से 10 से 15 साल लूटा है, और आखिरी 5 साल में मुईशत जो है वो गिरदाब में आके फंसी है। ऐसे ही जब आप बेहतरी की तरफ जाते हैं तो उसके लिए भी एक टाइम दरकार होता है, बेहतर फैसले। आज का जो फैसला है, इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्टर है खास तौर पर, जो कि बड़ा एक रेवेन्यू लेके आता है बाहर की दुनिया से, आपकी मुईशत के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, वो एक कंपेटिटिव जो फिजा है हमारे रीजन की, उसके अंदर बेहतर मुस्तहकम पोजीशन पे खड़ा है, जब उसकी लागत जो है वो आज से आधी हो गई है। यानी अगर वो एक चीज 5 रुपए की बना रहा था, वो आज 2.5 रुपए की बना रहा है। ठीक है, रिलीफ दिया जा रहा है। ऑपोजिशन का मौके भी जान लेते हैं। वहीद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये जो खान साहब ने, इसको सराहना तो हमें चाहिए है, अगर सनतकारों को सस्ती बिजली दी जाएगी। ऑपोजिशन क्या कहती है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जिन्होंने ऐलानात किए हैं, ये ऐलानात हमने पिछले 5 साल से सुन रहे हैं। अच्छा। पहले वो कंटेनर पर होकर हमें सुना रहे थे कि मुल्क में ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, ये चोर है, ये चोर है, मैं बदल दूंगा, मेरे पास टीम है। ये हम जब से सुन रहे हैं। अब मसला तो ये है कि अब 2 साल से ये हुकूमत में है, इन्होंने जो पहले खराबियां थी उनमें से कौन सी खराबी ठीक की है? और दूसरी बात यह है, आज तक जितने दावे इन्होंने किए हैं, एक भी दावा सच्चा साबित हुआ हो? कोई नहीं। इन्होंने कहा कि मैं गंदम की कीमत को कंट्रोल करूंगा, वो भी बढ़ते 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 37 रुपए से वो 80 रुपए पे चली गई। मैं चीनी की कीमत को कंट्रोल करूंगा, वो 53 रुपए से बढ़ते बढ़ते 105, 110, 115 रुपए पे चली गई। बिजली की कीमत को कंट्रोल करूंगा, वो 10 रुपए से 21 रुपए पे चली गई। यानी कोई ऐसी एक चीज बता दे जिसके लिए हुकूमत वक्त आती है, हुकूमत वक्त से मौक़िफ़ जान लेते हैं। वहीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बता दें जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए हुआ हो, जिससे लोगों को, आम आदमी को रिलीफ मिले जो मर रहा है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी की आवाम बात करने के लिए हम बैठे हैं इस वक्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, खासी मसरूफ है वो। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, सबसे पहले आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं कोविड और स्मोक की सूरत हाल पर भी आपसे कुछ आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगी। क्या कुछ आप करेंगे? दूसरा, सहूलत बाजार आवाम को जो दिए गए हैं रिलीफ, आप रोजाना की बुनियाद पर उनका विजिट भी कर रही हैं, तो इसके लिए तो हम आपको सराहते हैं कि आप लाहौरियों के लिए जो कुछ भी कर रही हैं। ओवरऑल इस वक्त महंगाई की सूरत हाल पर भी हम बात कर रहे हैं, और आज जो इमरान खान साहब ने जो रिलीफ दिया है छोटी सनतों को, बिजली के जो उनके बिल हैं वो आधे कर दिए जाएंगे, उनको सस्ते यूनिट पर बिजली फराहम की जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? उससे पहले आप भाई साहब जो मेरे बैठे हुए थे, क्योंकि मैं उनको पहचान नहीं पा रही थी कौन है, लेकिन वो कह रहे ना गरीब आदमी के लिए अभी तक इस हुकूमत ने क्या किया। वहीद साहब है, वहीद आलम साहब। कोविड की बात अगर आप कर ले हाँ जी, अच्छा, पहले तो आप कोविड की अगर बात कर लीजिए तो मेरा ख्याल है कि जितनी मेहनत इस वक्त पंजाब हुकूमत ने कोविड को कंट्रोल करने के लिए की और मरीजों का ख्याल किया, वो गरीब मरीज ही थे जो हमारे अस्पतालों में आते थे। सिर्फ गरीब नहीं, अमीर मरीज भी हमारे अस्पतालों में आए, और हर मरीज को जो महंगा सा महंगा इंजेक्शन, चाहे वो एक्टेमरा था, रेमडेसिविर था, सब चीजें हमने प्रोवाइड की।
एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही सारे नताइज थे कि उन मरीजों का प्रॉपरली ख्याल किया गया। अब आ गया मसला कि जी हमने गरीब आदमी के लिए क्या किया। हेल्थ कार्ड आपके सामने, सेहत इंसाफ कार्ड जो है हमने पूरे 36 के 36 जिला में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मैडम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हेल्थ कार्ड इंफॉर्मेशन के मुताबिक हेल्थ कार्ड मिला जरूर है, लेकिन आपने पूछा ना नहीं। जी प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। अब आ गया मसला कि जी हेल्थ कार्ड भी तो गरीब आदमी को ही दिया गया है ना, बल्कि अब तो इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि हमने सबको कार्ड देना है और इंशाल्लाह हर फैमिली को पंजाब में कार्ड मिलेगा। और ये जो जिन लोगों को हेल्थ कार्ड दिया उसमें से कोई तकरीबन मेरी इंफॉर्मेशन बता दूं 2.5 लाख लोग जो हैं उससे मुस्तफीज हो चुके। अब आ गया महंगाई की बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई साहब के जी, महंगाई बहुत हो गई थी, कोई शक नहीं थी। इसके ऊपर हमने पूरी कोशिश करके आपके सामने इस वक्त लाहौर के अंदर कोई 31 सहूलत बाजार जो हैं उनको बनाया गया। उन 31 सहूलत बाजार में गरीब आदमी के ही लिए ही पूरी कोशिश की कि आटा, चीनी और सब्जियां और 13 रुपया चीनी बढ़ा दी है, गोल्ड रेट पे उनको मिले। जी मैं एक आपको बात बता दूं कि जी सहूलत बाजार के अंदर इस वक्त 85 रुपए किलो चीनी मिल रही है। आटा 10 kg का है 420 रुपए का मिल रहा है और वैसे भी अब बाकी मार्केट में भी इस वक्त 430 रुपए का मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है जो वो आटे की लोगों ने होर्डिंग की हुई थी, ये जो हमने सहूलत बाजार बनाए उसका बाकी लोगों पर जब प्रेशर पड़ा तो उसकी वजह से आटा तो निकल आया बाहर। अब रही चीनी का मसला, चीनी जो है वो इंपोर्ट हो गई है और वो चीनी इंपोर्ट होने के बाद आपको पता है आज मार्केट में आ गई है। आप देखिएगा अगले हफ्ते के अंदर अंदर चीनी की कीमत जो है वो भी बिल्कुल रीजनेबल 85 रुपीज जैसे हमने अवेलेबल कर रही है। इंशाल्लाह इसी तरह इंशाल्लाह ऐसे होगी। आपको भी पता है कि जहां तक हाँ जी बिल्कुल करे रहे आपके सामने है। मैं हर रोज किसी न किसी बाजार की सरप्राइज विजिट करती हूँ, लोगों से पूछती हूँ और लोग जो हैं दे आर हैप्पी विद दो सहूलत बाजार। आप लोगों ने खुद भी जाके उनको कवर किया है हमसे, हमारे से अलहदा। अब आ गया मसला कि देखें जहां तक सब्जी का ताल्लुक है, आपको भी पता है कि टमाटर की सारी फसल जो थी तबाह हो गई थी के अंदर। अब टमाटरों की कीमत इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। ईरान का बॉर्डर खोला है टमाटरों के लिए और अब हमारे पास इंशाल्लाह स्वाद के टमाटर भी आने शुरू होंगे एंड इंशाल्लाह टमाटर की कीमत हर साल इस महीने में बढ़ जाती थी। इट विल कम बैक टू इट्स रीजनेबल अबाउट। इसी तरह आलू की अब आप देखिए ना, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि ये खाने पीने की खुर्दनोश की जो चीजें हैं इनके ऊपर हर तरीके से कंट्रोल किया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मिनिस्टर को जिम्मेवारी दी गई है, मुझे लाहौर की जिम्मेवारी दी गई है और मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि आप जो 31 सहूलत बाजार है इनको जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको अच्छी चीज मिलेगी वहाँ, आप एट अ रीजनेबल रेट। और इसी तरीके से हम अपने गरीब जो बहन भाई हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए ये सहूलत जो है ये नहीं मैडम, सहूलत बाजार तो हम वाकई देखते हैं कि अच्छी कारकर्दगी भी है, आवाम को अशिया मिल भी रही हैं और रोजाना की बुनियाद पर आप उनको विजिट भी कर रही हैं, हम रिपोर्ट भी करते हैं, हम जानते भी हैं। लेकिन मैडम जो आज किसान सड़कों पर है, हमारा किसान परेशान है और हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात उनके बन नहीं पाए, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए मेरा ख्याल है किसान की परेशानी बिल्कुल जायज़ है, मैं बिल्कुल समझती हूँ इस बात को कि देखिए बेसिकली गंदम जो है मेजॉरिटी हमारे किसान जो हैं वो गंदम उगाते हैं और गंदम अब उगानी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है क्योंकि जितना आपका खर्चा आता है उसको उगाने पे उतनी ही कीमत इस वक्त मिलती है। तो नेचुरली इस वक्त आपको पता है कि बाहर जो मार्केट में कीमत है उसकी 2000 से 2200 पे चली गई है। इसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है और इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम इनकरेज करें अपने फार्मर को कि किसान को कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम लगाए क्योंकि वो हमारा स्टेपल फूड है एंड वी कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ये वीट ताकि हमारे लोगों में ये जो आटे की कमी आती है वो ना आए। इस वक्त भी हुकूमत 12 अरब रुपए की सब्सिडी देती है आटे के ऊपर। ये नहीं है कि हम सब्सिडी नहीं देते, मिस यूज सब्सिडी इस तरह होती है कि जो हम गंदम देते हैं फ्लावर मिल्स को, क्योंकि हम कम कीमत पे फ्लावर मिल को देते हैं, वो ये करते हैं कि जो जहां महंगी बिक रही है वो आधी गंदम वहां से निकाल के उधर भिजवा देते हैं और जितनी उन्होंने गंदम पीसनी होती है और वापस बाजार में लाना होता है आटा, उतना वो नहीं लाते थे। पिछले 15 दिनों के अंदर
25 लाख से ज्यादा तो हमने इनके चलान और इनके जुर्माने किए जो ये मिले इस तरह के काम कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त आप जहां जाइए ट्रक खड़े हैं आटे का, और हमारा 30 से 40% आटा बिकता है, बाकी वापस घर चला जाता है। इस वजह से इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आटे के ट्रक खड़े हुए हैं उसमें अच्छा आटा है, एग्जैक्टली जिसकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू जो फ्लावर मिल को दी हुई है कि 65% और 35% जो है उसी के मुताबिक आटा पिस रहा है। और अगर वो लोग आटा लेना चाहें तो सस्ता आटा जो है वो ट्रकों में हर सहूलत बाजार के बाहर कम से कम 2 ट्रक खड़े हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। लास्ट में कोई कमेंट आप पब्लिक को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पब्लिक नाला है हुकूमत से भी और ऑपोजिशन से भी, अवाम के लिए आपका कोई मैसेज? देखिए जी, मेरा ख्याल है अवाम को मैं तसल्ली देना चाहती हूँ कि हमें बहुत फिक्र है उनकी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि खुद व नोश की जो चीज़ें हैं उनको हम कंट्रोल करें। बाकी जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है ऑपोजिशन को भी समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान रहेगा, हम ये पाकिस्तान कायम दायम रहेगा तो हम सारे जो हैं सब कुछ करते रहेंगे। हाँ। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपोजिशन को वो जाते जाते ये मैसेज दे गए हैं कोई ऐसी बात ना करे। इशारा उनका अयाज सादी की जानिब बात था, खैर उसको हम जेर बहस नहीं लाते। वहीद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की भी और उस्मान सईद बस्रा साहब की भी, क्या कहेंगे आप? अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहती है अपोजिशन? देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, आपने दरमियान में उन्होंने ले लिया, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन अब ये होगा कि जितने उन्होंने आपको चीजें बताई हैं मैं उनको आप तरतीब से बता दूं। पहली बात उन्होंने कही कि हमने कोविड में बहुत ज्यादा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने जाती तौर पर उसमें बहुत मेहनत की, लेकिन हुकूमत ने इनकी भी नहीं चलने दी बहुत सी जगह पर। जाती तौर पर आप उन्हें सराह रहे हैं? जाती तौर पर, क्योंकि शी वाज ए डॉक्टर, वो समझती थी और इन्होंने हॉस्पिटल में वो करने की कोशिश की, लेकिन इनकी भी नहीं चलने देगी, उतने पैसे फराहम नहीं किए गए जो कि इनका मुतालबा था। अब दूसरी तरफ आते हैं, इन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की है। पहली बात तो ये कि मनसूबा ये हमारा था, ठीक है, जो भी अगली हुकूमत आती है वो करती है, लेकिन इस हेल्थ कार्ड को आप जिन लोगों के पास हेल्थ कार्ड है उनका जाकर इंटरव्यू करें कि जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको क्या जवाब दिया जाता है। उनको जवाब ये दिया जाता है कि ये तो यहाँ कारामद नहीं है, आप चले जाएं। कितने लोगों को कारामद है, कितने लोगों को वो हॉस्पिटल में कारामद नहीं है? जब मैं इलाज के लिए जाऊं और मुझे हॉस्पिटल ये कह दे कि ये कारामद नहीं है तो मैं क्या करूंगा उसे? बिल्कुल, कितने आप जाकर पूछे लोगों को जिनके पास है। अब इन्होंने बात की कि वो अपना जो सहूलत बाजार इन्होंने बनाए हैं। अब अभी मैं आवाम से कह रहा हूं कि सुबह इनके सहूलत बाजारों में जाएं। जब आप चीनी मांगेंगे तो ये कहेंगे अभी आ रही है, जब आप आटा मांगेंगे तो ये कहेंगे शाम को आएगी। आपको नजर आ जाएगा कि क्या सूरत हाल है और कैसे ये आपको वो बाजार जो है। और आप खुद जब लोग वहां पर आए उनसे बातें करें, उनसे पूछें कि जो शहबाज शरीफ साहब बाजार लगाया करते थे, सस्ता बाजार, उसके मुकाबले में इसकी क्या हैसियत है। आपको सारा काम आउट जो है वो बाहर आपके सामने आ जाएगा कि पहले जो हुकूमत वक्त थी वो कैसी सहूलतें देती थी, किस तरह देती थी, और अब इनका मेयार क्या है और क्या ये सारी बातें। अब इन्होंने आपने उनसे पूछा कि जी वो गंदम का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और सारा, देखिए मेरी बात सुने, मुल्क में ये वाहिद हुकूमत है, आज तक हुकूमतें सहूलतें देती है। ये हुकूमत गंदम के मामले में मिडल मैन का किरदार कर रही है। जब भी हम बात करते हैं ना किसी चीज सस्ते करने की, तो कोशिश ये होती है इकोनॉमिक्स में कि मिडिल मैन को कम कर दिया जाए ताकि एक से दूसरे के तीसरे हर कोई अपना प्रॉफिट ना कमीशन ना मिल रहा जाए। ये पहली हुकूमत है जिसने 1400 रुपए खरीद कर 2400 रुपए बेच रही है। वो खुदा का खौफ करे और फिर खुद ही गंदम इंपोर्ट करके पैसे बना लिए, अब इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर पैसे बना रहे हैं। यानी ये अजीब मंतक है, कोई चीज समझ नहीं आती। इसी तरह चीनी में, ये दोनों प्रोडक्ट गंदम और चीनी मुल्क की हैं और हमेशा वाफर में कार में आपके पास है पिछले 7-8 साल से। और ये वाहिद हुकूमत है जिसने उसे इंपोर्ट भी कर दिया और एक्सपोर्ट भी कर दिया, इंपोर्ट भी कर दिया, उस वक्त भी पैसे बना ली। और फिर ये कहते हैं जी हमें फिगर गलत दिए गए।
ओ बाबा खुदा का खौफ करें, आप अपने मनसब पर बैठे हैं, ये आपका काम है देखना ये फिगर गलत है कि आउट है। अगर आपके पास इतनी सलाहियतें भी नहीं है कि आप ये जान सकें कि हमें गलत गाइड किया जा रहा है, तो आपको बैठने का फायदा कोई पूछ लेते हैं हुकूमत। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। बसर साहब क्या कहेंगे, गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा जी आप इंपोर्ट करके भी पैसे बना रहे हैं, एक्सपोर्ट करके भी पैसे बना रहे हैं। गंदम आपने 1400 रुपए फी मन के मुताबिक खरीदी है और उसके बाद जब आप मार्केट में बेच रहे हैं तो वो 2400 रुपए में बेच रहे हैं। अच्छा, अभी यह है कि मेरे ख्याल में मेरे भाई जो हैं वो इतनी जोशे खताबत के अंदर हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। इनको ये पता नहीं है कि जो गंदम की मार्केट है वो हमेशा ही, या तो ये खुद ग्रोअर नहीं है, हम तो किसान है ना जी, पहले मुझसे सीख लें। भाई मुझे तो नहीं पता गंदम की मार्केट का, आपको पता है, मुझे तो ये पता है हम 37 रुपए बेच रहे थे, आपने दावा किया था कि हम महंगी बेच रहे हैं, अब हमें 35 रुपए चाहिए, आप हमें वो 35 रुपए दे रहे हैं। हम 53 पे चीनी भेज रहे थे, आपने कहा था हम सस्ती देंगे, हमें 50 रुपए दें, हम आपकी बात मान लेंगे और आपको सलूट करेंगे, आप बहुत अच्छी हुकूमत कर रहे हैं। सुन लेते हैं बसर साहब, आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिए। देखिए मेरे ख्याल में भाई साहब को पहले तो जो टेलीविजन डिबेट के बेसिक एथिक्स आने चाहिए कि आप अपनी बारी के ऊपर बोलें और बेशक गला फाड़ के बोलें, बेशक कफन फाड़ के बोलें, मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जब अपनी बारी गुजर जाए तो जरा हौसले से, जरा आराम से अगले बंदे की बात भी सुने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा ये होता है कि आप जब गंदम मार्केट के अंदर आती है तो उसकी प्राइस एक और होती है, जब गंदम अपने सीजन का इख्तिताम कर रही होती है तो उसकी मार्केट प्राइस एक और होती है। ये आज इस तरह अनुभूति हुई है। दूसरी बात है कि अमीन साहब को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान में इस साल 20 लाख टन गंदम कम पैदा हुई। वजह उसकी पाकिस्तान में प्री मिच्योर रेन सीजन था जिसकी वजह से फसल तबाह हुई। और सबसे आम बात यह है कि ये कहते हैं जिनको मालूम ना हो उनको छोड़ देना चाहिए। 70 साल से बिलमूम और पिछले 30 साल से बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जिन खानदानों की हुकूमत है, ये मैं बड़ी दिल गिरफ्तगी से आपसे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने आज तक गंदम को मापने का, गंदम के स्टैट्स को लेने का कतन कोई इनफॉर्मल या फॉर्मल तरीकाकारी वजह नहीं किया। आज दुनिया चली गई है सिलिकॉन वैली के अंदर और यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर भी मौजूद नहीं है कि मुल्क के अंदर कितनी गंदम पैदा हुई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने पार्कों की मदद के साथ एक डिजिटलाइज सिस्टम को लॉन्च किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस साहब ब्रेक की तरफ हमने जाना है, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सवाल मैं आपको देती चलूं कि आपने कहा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके मुताबिक थे वो 20 लाख टन गंदम कम पैदा हुई, आपने वहीद साहब को बताया और हमारे नाज़रीन को भी बताया। जब आपको पता था कि 20 लाख टन गंदम जो है वो कम है, फिर भी इसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया गया, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, इस पर मैं आपसे जानूंगी लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि गंदम की पैदावार। बसर साहब मैं आप पर ये सवाल छोड़कर गई थी, आप जवाब दें ताकि मैं ऑपोजिशन का मौके भी जान सकूं। आपने कहा कि हुकूमत को पहले ही पता था कि 20 लाख टन गंदम जो है वो कम है, फिर भी बाहर एक्सपोर्ट कर दी गई। नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा है। मेरे ख्याल में आप ब्रेक में भूल गए हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि क्योंकि सिरे से निजाम मौजूद नहीं है इस चीज को जांचने का कि गंदम कितनी पैदा हुई है, और जब आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का फैसला करना होता है, ये एक टेक्निकल बात है कि अगर आपको 10.5 पहले महीने के अंदर डाटा आ जाए तो उसके ऊपर फैसला करना होता है, क्योंकि अब हमारी हुकूमत ने उस सिस्टम को डिवाइस कर लिया है। हम स्पार्को की मदद के साथ इंशाल्लाह पहले महीने में ये जांच लिया करेंगे। 70 साल में ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान में कितनी गंदम पैदा हुई है, हमारी कितनी कंजम्पशन है, और ये फिर इसके बाद आप जो अहम बात करने वाले हुई है कि गंदम पे हमने पूरा प्रोग्राम कर दिया। देखिए आज पाकिस्तान के अंदर जो वजीर आजम है ना जी, वो ना तो खुद गंदम चोर है ना वो किसी का एजेंट है। आज 2 साल के अरसे के बाद भी मेरे वजीर आजम के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। आज आप ये तो कह सकते हैं कि वजीर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन आज वजीर आजम के बच्चे चोरी में मुलव्वस नहीं है। वजीर आजम के भाई, वजीर आजम के समधी, वजीर आजम के भतीजे चीटियां नहीं लगा रहे, वो 80-80 कमेटियों के ऊपर नहीं बैठे हुए। आज एक खानदान हुक्मरानी के नाम के ऊपर मुल्क को लूट नहीं रहा है। आज वजीर आजम के बच्चों के एवन फील्ड महल्लात नहीं बन रहे हैं। आज वजीर आजम के पास अनडिफाइंड वेल्थ के ढेर नहीं लगे हुए हैं। आज वजीर आजम भारत का एजेंट नहीं है। आज वजीर आजम अपनी फौज को मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाली नहीं कह रहा। आज वजीर आजम अमेरिका में जाके ये नहीं कह रहा कि ब्रूस विलिस कल को लिखे कि मेरी फौज काबिल एतमाद नहीं है। आज मेरी फौज के खिलाफ रोक कैंपेन का मेरा वजीर आजम हिस्सा नहीं बना हुआ, ना उसका खानदान इक़्तिदार के मजे लूट रहा है और वो पैसे बना रहा है।
आपका वजीर आजम आज सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। उसकी नीयत के साफ होने की वजह यह है कि इकोनॉमी पूरी दुनिया की बैठ रही है। अल्लाह ने उसकी नेक नीयत की वजह से मुल्क के अंदर इकोनॉमी को पहिए लगाए हुए हैं। आज आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, इस पे बात करें। आज आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिकॉर्ड साथ कंजम्पशन दे रही है, प्रोडक्शन दे रही है, इसके ऊपर बात करें। आज आपकी कपास मुल्क में चोरी पड़ गई है, आपके ऑर्डर ज्यादा है, आपका एक्सपोर्टर जो है वो खुशी में निहाल है, इस पे बात करें। मेरे वजीर खुशी में निहाल है। वैसे मैं आपके मुंह से ये सुन रही हूँ बस साहब, आवाम का हाल बुरा है। अच्छा मैं ये जो आपने पीपल्स पार्टी नून जी प्लीज एक लाइन जो है, आप मुल्क के बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं खास तौर पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में काम करते हैं, आप उनमें से किसी एक को लाइन पे ले लीजिए और उनसे पूछ लीजिए आज जब आपने बिजली आधी कर दी है इंडस्ट्री के लिए, आज पूछिए वो निहाल है कि नहीं। इसलिए मेरे ख्याल में गंदम के ऊपर जो मामला है वो बिल्कुल गंदम को का मसला हुआ है, उसको हमने एडमिट किया है। लेकिन सिर्फ गंदम क्योंकि मुल्क के अंदर एक शॉर्टेज होगी गंदम की, तो आप भारत का बयानिया उठा लें क्योंकि गंदम कम है और रेट ज्यादा है, आप रॉ के एजेंट बन जाएं। क्योंकि गंदम कम है रेट ज्यादा है तो आप मोदी का बयानिया ले आए। तो ये किधर की शराफत है। आज मुल्क के अंदर एक सरबुलंद, एक मुल्क से मोहब्बत करने वाला वजीर आजम मौजूद है जिसका दिल लोगों के साथ धड़कता है। वहीद साहब क्या कहेंगे, एक वजीर आजम वो नहीं है जो कि चोर आई है, जिसके महलात है, एवन फील्ड है। ये बस्तर साहब ने सारी बातें गिनवाई है। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर इनकी बातें मान ली भी जाए, चले अब डिक्लेयर कर रहे हैं खुद को चोर, नहीं इनकी बात, लेकिन बात यह है गंदम चोरी हो गई सबको पता है, चीनी चोरी हो गई सबको पता है, इंडिकेट हो गया और लोगों के नाम ले दिए गए, लेकिन किसी को नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब है कि ये जो वजीर आजम है ये चोरों का सरदार है। और मेरी एक बात सुन ले, किसी को ये जो भी जितनी मर्जी गिना दे कि जी सर्टिफाइड है, फलां है, ये है, एक बात याद रखे, मौलाना रूमी ने कहा था कि अगर मुल्क में 1000 काबल लोग मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक नाहल हुक्मरान बन जाए और उसके पास इक़्तिदार भी हो तो वो मुल्क को तबाह बर्बाद कर देता है। और बिल्कुल इमरान खान पर यह बात साफ बताती है कि वो नाहल आदमी है, उसने इस मुल्क को बर्बाद और तबाह बर्बाद कर दिया। वहीद साहब ठीक है, अब ये सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुझे ये बताएं जो 13 दिसंबर को आप जलसा करने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता है और कितना बड़ा पावर शो होगा ये? देखिए जी बात यह है कि आपके सामने है, हमने गुजरांवाला में जलसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा किस तरह, यानी एक तो जैम पैक था अंदर, और अगर उसी तरह के 3 स्टेडियम और भी होते तो वो भी भर जाते। अच्छा। और रात 2 बजे तक चलता रहा, आपके सामने ये सारा था। हाँ हंस ले, ये तो आपको पता चलेगा जब आप लोगों में आएंगे, जब लोग आपका गिरवान पकड़ेंगे, बताओ पूछेंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर हमने जलसा किया कराची में, आपके सामने है, कोयटे में किया, इतने छोटे से शहर में, आपने देखा कि किस तरह जैम पैक था। उससे पहले लाहौर के जलसे से पहले इनकी नींदें उड़ाने के लिए पेशावर का जलसा आ रहा है। अच्छा। जो उसकी फिक्र करें, जो हमें ये पहले डरा रहे हैं, वहां भी डरा रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बाबा आपका काम डराना नहीं है, आपका काम सहूलत देना है, हमारे लिए वहां पर सहूलतें फराहम करना है ताकि कोई ऐसा अलमिया या कोई ऐसी चीज वकूफ पजीर ना हो सके जो उस जलसे को खराब करे। ये हुकूमत वक्त का काम होता है, वो पहले देख लें। उसके बाद जब आप लाहौर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाहौर के लोग किस तरह आपको रिएक्ट करते हैं और क्या किस तरह ये जलसा भरेगा। अभी आप तो हमें इजाजत ही नहीं दे रहे, अभी तक इतनी दरखास्तें हम दे चुके हैं, इजाजत तो दें फिर आपको बताएंगे कि लाहौर का जलसा क्या करता है। और एक बात और याद रखें, लाहौर के जलसे में जो जमे गफीर होगा वो आपके सामने आएगा। लाहौर और गिरदो नवाज से जितने लोग सब आपके सामने होंगे और वो मुतालबा करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो स्टेज पर कंटेनर पर खड़े होकर उन्हें परियों की कहानियां सुनाई थी, वो उनके मुतालबात होंगे कि वो परियों की कहानियां कहां गई। आपने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने कहा था मैं ये सस्ता कर दूंगा, आपने कहा था 2 अरब पे रोज की करप्शन हो रही है, अब तक कितने अरब पे जो बच गए हैं वो कहां गए हैं। ये लोग आपसे मुतालबा करेंगे और ये भी मुतालबा करेंगे कि आपने कहा था मैं बिजली सस्ती कर दूंगा, आपने कहा था मैं गंदम सस्ती कर दूंगा, आपने कहा था मैं, यानी वही। और अब कहते हैं कि ये परियों की कहानियां नहीं है। बाबा इन पर एतबार करना किसी किस्म किसी आदमी को किसी को हम तो समझते हैं। अच्छा। हम तो जानते थे, लेकिन अवाम जो है ना बाजुका जानसे में आ जाते हैं कि चले शायद ये जो स्टोरियां सुनाते हैं शायद पूरी हो जाए, लेकिन इनकी किसी बात पर एतबार ना करें। ये तो देखे ना रियासत मदीना बनाने चले हुए हैं और बात करते हैं चीन के निजाम की।
रियासत मदीना बनाने चले हुए हैं, फिर बात करते हैं ईरान के इनकलाब की। रियासत मदीना चले हुए हैं, फिर बात करते हैं तुर्की के निजाम की, और फिर रियासत मदीना बनाने चले हुए हैं और फिर करते हैं इंग्लैंड के निजाम की। इनकी तो ये हालत है, इन्हें पता ही नहीं है इस मुल्क में निजाम कौन सा लाना है और किस तरह लाना है, और ये भी नहीं पता कि निजाम एक दिन में या बातों से नहीं आता, इट टेक टाइम। इसमें सारा साल लगते हैं निजाम आने में और निजाम जाने में। इनकी तो ये हालत है। बसर साहब क्या कहेंगे आप? वहीद साहब की सारी गुफ्तगू आपने सुनी है कि आप लोग तो अभी एक पर मौक़िफ़ कायम नहीं है कि निजाम कौन सा चाहिए हमें। अच्छा वहीद साहब इस तरह करें, पानी का एक गिलास पिलाएं, ताकि इन्होंने बड़ी लंबी तकरीर झाड़ी है और अलग लैलवी दास्तान सुना दी है सारी की सारी। मेरे तो हंसी निकल गई जब उन्होंने गुजरांवाला के जलसे की बात की। रात 2 बजे चलता रहा और ऐसे ही 2 स्टेडियम हम भर देते। तो मैं क्योंकि गुजरांवाला में हूँ और गुजरांवाला से हूँ और उस बिल्कुल स्टेडियम के सामने मेरी रहायश भी है, तो मेरी हंसी निकल गई किस तरह से इतने यकीन और एकांत से ये गलत बयानी कर लेते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, इंसान अपने लीडर की छवि होता है, इंसान अपने लीडर का परतौ होता है, क्योंकि इनके लीडर को झूठ बोलने की आदत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में झूठ बोल, टेलीविजन पे झूठ बोल, अदालतों में झूठ बोल, तो झूठ अब इनकी फितरत सानिया बन गई है। तो मुझे इसलिए भाईजान की बात पे इसलिए ज्यादा हैरत नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, अपने लीडर की सुन्नत ही पूरी कर रहे हैं, चलो पूरी कर रहे थे। अब दूसरी बात यह कि इतनी लंबी इन्होंने तकरीर झाड़ दी है। देखिए, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बिल्कुल लिटमस टेस्ट आ गया, एक इलेक्शन आ गया। अभी पता चल जाएगा कि लोग वजीर आजम इमरान खान की लीडरशिप, उनकी पॉलिसीज को इंडोर्स करते हैं कि नहीं करते। नंबर 1, क्या पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोग अपनी फौज के खिलाफ खड़ी हुई एक जमात और उसके पीछे खड़ी हुई 11 जमातें हैं जो 2 कौमी नजरिए और पाकिस्तान की 2 कौमी नजरिए पे तकसीम को नहीं मानती, उनके साथ खड़े हैं? या वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले वजीर आजम की क़यादत में खड़े 23 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं? ये पता चल जाएगा ना, ये पता चल जाएगा। मुझे बसर साहब इस बात का जवाब दें, अभी जो इन्होंने एलिगेशन लगाया कि जी हमें जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, कितनी दरख्वास्तें दी हैं, जमहूरी हक है हर किसी का। अब देखिए मैं बताऊं आपको जी, ये झूठों की एक दास्तान है। अच्छा, जिसको जो खत्म होने में नहीं आ रही। ये पहले कहते थे गुजरांवाला में हमें जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, ऐसे ही था। आखिरी दिन भाईजान सुन लेना, अब ये क्या, मेरी बात सुने ना, मैंने आपको तो नहीं टोका ना। गुजरांवाला में हमने इनको वही जगह दी जहां पे इन्होंने हमें कहा था, वो था जिन्ना स्टेडियम। आज भी जब मैं आपसे बात करूं, आज भी मरियम नवाज के पोस्टर गुजरांवाला में लगे हुए हैं और किसी ने उतारे नहीं, जो पैसे दे के लगाए थे। ये नहीं हो सकता कि लूट के पूरा मुल्क आप खा गए हैं और PHA के टैक्स ना अदा करें और यहाँ पे इश्तिहारबाजी करें, वो चलने नहीं देंगे। अब इन्होंने कहा है कि आप करना चाह रहे हैं ये जलसा मीनारे पाकिस्तान। हम कह रहे हैं भाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, खुशी से कीजिए, लेकिन सिर्फ ये बताइए कि आप जलसे कर क्यों रहे हैं? पाकिस्तान के अजीम सिपा सलार की तज़हीक करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए लोग नहीं आ रहे। आप अगर एक गली में भी जलसा रखेंगे और पाक फौज के खिलाफ बात करेंगे, पाक फौज की कामयाबियों को टेंटेड करने की कोशिश करेंगे, भारत का एजेंट बन के, उनका सफीर बन के, अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन के पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर हमला करेंगे, लोग आपके गद्दारी वाले इस नैरेटिव को नहीं लेंगे। आप बेशक एक कमरे में जलसा करने 4 लोग नहीं आएंगे, सारी पार्टी तितर बितर है। देखिए 3 जलसे हुए हैं। पहले जलसे में मेरी फौज को बुरा भला कहा, भारत की फौज को चपकियां दी। दूसरे में कहा हम उर्दू जुबान को नहीं मानते, हम अफगानिस्तान के ऊपर लगी हुई बाढ़ को नहीं मानते। तीसरे में कहा कि हम आजाद बलूचिस्तान, आजाद रियासत चाहते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो गए, वहां पे कहा कि हमारी फौज की और हमारे सिपा सलार की और हमारे लोगों की टांगे कांपती हैं, उनको पसीने आते हैं। फिर उससे आगे चले गए उसका दिफा करने की। देखिए पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग मुहिब्बे वतन है, वो अपनी फौज और अस्करी इदारों के साथ बैठ के खड़े हुए हैं। ये करें जलसे और भारत की सफारतकारी का हक अदा करें, अपनी चोरी बचाने के लिए, NRO लेने के लिए जो इनसे हो सकता है। अब इससे नीचे तो ये गिर नहीं सकते, ये करें, इनको ना कोई रोकेगा, इनको ना कोई रोकेगा। जलसे जुलूस करते रहे, जमहूरी हक भी है, सियासत भी चलती रहेगी, लेकिन अवाम का क्या बनेगा? हमें तो फिक्र ये है कि अवाम को रिलीफ के लिए ये क्या किया जाएगा। नाज़रीन इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं महंगाई पर, इसके अलावा जो सियासी बदलती सूरत हाल है उस पर। उस्मान सईद बसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वहीद आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं क्वेश्चन छोड़कर गई थी वो ये थी कि जलसे जुलूस तो हो रही हैं
और इनका फायदा कितना होगा ये तो पता चल जाएगा। फ्लॉप होते हैं, कामयाब होते हैं, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन इस सब में अवाम, क्योंकि अवाम तो वही है जिस पर ये दोनों जमातें हुकूमत कर रही हैं। वहीद साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस टाइम किसान सड़कों पर है, तकरीबन 20 घंटे हो चुके हैं और अब पंजाब असम्बली की जानिब उन्होंने मार्च शुरू कर दी है। ऑपोजिशन भी उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए नहीं आई सड़कों पर। बात आप अवाम की करते हैं और ऑपोजिशन कोई भी, मुस्लिम लीग नून का रहनुमा मुझे किसानों के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। 20 घंटे हो गए। अच्छा, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि जलसे जुलूसों में जो हम बात करते हैं ना, वो आवाम की करते हैं जी। जो महंगाई है उसी को बताते हैं, सारी इन्हीं चीज़ों को बताते हैं जो उन लोगों की तकलीफें हैं। इसके अलावा तो और कोई बात नहीं वहाँ की जाती, यही सारी बातें की जाती हैं। देखें, अब जो किसान हैं इस वक्त जो आप बात कर रही हैं कि वो अपने कीमत बढ़ाने के लिए, वो दुरुस्त उनका इकदाम है कि आप मुल्क के किसान से 1400 रुपये खरीदें और इंपोर्ट कर लें आप उससे महंगी। ओ बाबा, खुदा के लिए जो इंपोर्ट के पैसे हैं वही किसानों को दे दें ताकि उनका तो मुतावा हो किसी का। लेकिन आप ये भी नहीं कर रहे। आप उनको चाहते हैं कि ये किसान जो है, काश्तकार, किसान सब मर जाएं, कोई किसी को फायदा ना। बाबा, इस तरह मुल्क नहीं चलता। ये मुल्क के रीढ़ की हड्डी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गंदम पैदा करनी है, जिन्होंने सब्जियां देनी है। साहब, ऐसे ना करें। मेरा सवाल आपसे ये था कि ऑपोजिशन, बात आप अवाम की यहाँ पर बैठकर भी कर रहे हैं, यही अगर आप उनके साथ जाके ऑपोजिशन खड़ी होती तो अब उनका बयानिया ज्यादा मजबूत हो जाता। इसी अवाम के लिए जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन जब अवाम खुद सड़कों पर अकेली निकली है तो ऑपोजिशन साथ नहीं है। ये देखिए, ये तो मुमकिन है। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है, इस वक्त नहीं है, लेकिन हो सकता है कल उनके साथ आ जाए। अच्छा। ये तो हाँ, ये देखना पड़ता है ना, मसले तो मसाले तो वक्त देखना पड़ता है। हो सकता है कल वो दोबारा करे तो करे, इनके साथ आ जाए। लेकिन बात तो इनकी कर रहे हैं ना, वो तो सब लोग कह रहे हैं, हमारे लोग भी कह रहे हैं कि इसकी जो कीमत है, अगर हमने गैर मुल्क की जो देनी है ज्यादा कीमत, तो इनको दे दें वो, तो उसका तो फायदा इनको होगा ना, अपने मुल्क में पैसे रहेंगे, वो इनका फायदा होगा, काश्तकार कुछ हाल होगा। लेकिन अभी तक देखें, इन्होंने कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं दी, इन्होंने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं दी, कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं दी। आज बड़ी मुश्किल से ये जो बातें कर रहे हैं, ये बिजली की, सस्ती की, ये सिर्फ बातें हैं, इन पर अमल दरामद नहीं होना। अमल दरामद होने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनसे तो इन्होंने अभी इजाजत ली ही नहीं, उनसे डिस्कस किया ही नहीं। और आज सारी बातें करने के बावजूद ₹1.94 कीमत बिजली की फिर बढ़ा दिया। ठीक है बसर साहब, बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है, मुझे ये बताइएगा, मैं आपका भी ट्विटर अकाउंट देख रही थी, आपने भी किसानों से इज़हार यकजहती के लिए कोई भी ट्वीट तक नहीं किया है कि अच्छा हमारे मुल्क के किसान बाहर निकले हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, मुज़ाकरा तो वैसे ही नाकाम हो गया। क्या कहेंगे आप इस सारी सिचुएशन? देखिए, मैं टोटली आपकी खिदमत ये करूं कि हमने पहले दफा पंजाब पाकिस्तान के अंदर जो गंदम की सपोर्टिंग प्राइस है, हम उसको 1600 रुपए फी मन के ऊपर ले गए हैं। गंदम के जो आपके गन्ने का काश्तकार है उसकी हमने इनकी मिलों से, जो भाई साहब यहाँ पे ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं ना, नवाज शरीफ के खानदान की मिलों से 53 करोड़ की रिकवरी भी उनको हमने करवा के दी है। इंशाल्लाह ताला हम अपने किसान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी खूबसूरती से मेरे भाई आपका सवाल का जवाब नहीं दिया। असल में ये पाकिस्तान के आम आवाम के इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका भी और बहुत शुक्रिया वहीद साहब आपका भी। सूरत हाल इस वक्त यह है कि किसान सड़कों पर है, ना तो हुकूमत के साथ उसके मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब सियासी गर्मा गर्मी भी उरूज पर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं यही कहूंगी कि खुदारा जो किसान सड़कों पर मौजूद है उनका कुछ मुदावा किया जाए, दुखूंगा, क्योंकि यही गरीब अवाम है जिस पर आपने हुकूमत करनी है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।